गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हम लोगों ने पाठ्य को 3 भागों में बांट करके पढ़ने का मन बनाया था। उसमें 2 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा भाग, और ये हम लोगों का लास्ट भाग होगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ्य 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यही पाठ का हमारे नाम है। और हम लोगों ने देखा था कि 2 मानचित्र शुरू में हम लोगों ने देखा था। एक मानचित्र में भारत को जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी भाग है उसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है, और दूसरे मानचित्र में इस समय जैसा हम लोग मानचित्र बनाते हैं उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ आगे हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। एक नाम जो शुरू में किस लिए उपयोग किया जाता था और धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन हो गए, तमाम परिवर्तन जो 1000 साल के अंतर्गत हुए हैं उसको हम लोगों ने देखा है। तो आगे हम लोग इसी क्रम में आज बढ़ते हुए चलेंगे, और ये हमारा पाठ्य का लास्ट वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और जो भी चीज़ें न समझ में आए उसको पूछते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोगों ने आज पढ़ने का प्लान बनाया है। ये आप लोग क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य जो 1000 साल में परिवर्तित हुए हैं उनको हम लोगों को देखना है। और अभी हम लोगों ने पीछे बात किया था यहाँ पे कि जो ज़मीनें थी उस पर धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हो गया था। ज़मीनों की खुदाई उदाई करने के लिए हम लोगों के पास अस्त्र शस्त्र आ गए थे, और जिसके पास जितना ज़्यादा भूमि होता था वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो धीरे धीरे ये क्षेत्र बढ़ता गया, और जो शक्तिशाली प्रभुत्व अपना बढ़ाते गए, अपनी शक्ति को बढ़ाते गए, वो धीरे धीरे राजा बनते गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने क्षेत्र और साम्राज्य को आज देखेंगे। क्षेत्र, चोल। देखिए, आगे हम लोगों को जो जो पाठ्य पढ़ने हैं इन्हीं का विस्तार है आगे। तो देखिए, चोल हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया, और उसके पहले बलबन वगैरह हो गया। तो इन सारे चैप्टरों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया हुआ है, और इसको जोड़ करके आपको पढ़ना है। जो परिवर्तन हुए हैं 1000 साल में, तो उसमें चोल हो गए जो राजपूत राजा थे, फिर तुगलक हो गए यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आते हैं, और उसके बाद जो मुगल शासक आता है बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह, उनको पढ़ना है। तो इसमें इसी बात को बताया गया है। देखिए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। जानते हैं उस प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। कोई भी राजा जो होता था अपनी प्रशंसा में जगह जगह पे पत्थरों पे अभी लिखवाता था कि ये राजा इतना शक्तिशाली है, इसके पास इतना क्षेत्र है, तमाम चीज़ें। उसमें जो बलबन है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, उसमें बलबन को एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, जिसको गौड़ कहते थे, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसको उस समय गज्जन कहा जाता था, तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिणी द्रविड़ भारत भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न लोगों के क्षेत्र के लोगों ने उनकी सेना के आगे नतमस्तक हो गए थे, यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। ये देखिए मानचित्र में दिया हुआ है, इसको आप लोग किताब में आराम से, जो बुक प्रोवाइड किए हैं, आराम से देख लीजिएगा। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। हम जानते हैं कि जो बातें कही गई हैं कवियों के माध्यम से, वो बातें आधा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। जैसे आज हम लोग गाना सुनते हैं, आरा हिले पटना हिले कलकत्ता हिलेला, तो आरा पटना थोड़ी हिलता है। ये तो एक कवि जो है वो उनकी कल्पना होती है, और बढ़ा चढ़ा करके ही वो लोग कहते हैं। तो उसी समय वो लोग, उस समय जो राजा हुआ करते थे, वो भी अपनी प्रशंसा के लिए कवि रखते थे, और वो लोग क्या करते थे, राजा को बढ़ा चढ़ा के खूब बताते थे। तो जब इसका अध्ययन किया गया कि वास्तव में इनके पास इतनी शक्ति थी, या इतने ही बड़े थे, या इतने संपन्न थे,
तो जांच पड़ताल जब इतिहासकारों ने किया तो वो बातें झूठ लगने लगी। भाषा तथा क्षेत्र, देखिए हमारे देश में अभी भी हम लोग जानते हैं थोड़े थोड़े दूर पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये उस समय भी था, सल्तनत काल में हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो देश हैं, देश थे जो छोटे छोटे देश थे, यानी छोटे छोटे भागों पर राजा राज्य करते थे और उनको अपना देश मानते थे। तो उन क्षेत्रों पर जो लोग रहते थे उनकी भाषा अलग अलग थी। उनमें सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गौड़ी, अवधी, हिंदवी, ये सभी क्षेत्र जो हैं क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाएं थी। जैसे सिंधी हो गया, सिंध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा थी, लाहौरी लाहौर क्षेत्र में, कश्मीरी कश्मीर क्षेत्र में। तो ये उस समय की बोली जाने वाली मेन मेन भाषाएं थी। तो अमीर खुसरो जो था उन्होंने कहा कि ये जो भाषाएं बोली जाती थी, एक भाषा इनके अतिरिक्त और थी जिसे संस्कृत कहते हैं। यह भाषा सभी लोग नहीं बोलते थे, बस मात्र ब्राह्मण ही इनको बोलना जानते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की सूची बनाइए। ये सब आप लोगों का काम है, इसको करिएगा थोड़ा सा, और जो न समझ में आएगा उसको पूछिएगा। आगे हम लोग देखते हैं सन 700 सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तक हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राजवंशों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। जैसे देखिए हम लोगों के यहाँ है, चलता रहता है टकराहट भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उसी तरह उस समय जो छोटे छोटे राजा थे, एक राजा यहाँ हो गया, एक राजा यहाँ हो गया, तो ये लोग सोचते थे कि इनको भी हम अपने में मिला ले। तो इससे क्या होता था, लड़ाई चलता रहता था। ठीक है, इनमें बहुत सारे राजा थे। अभी हम बताएं कि चोल थे, खिलजी थे, तुगलक थे, मुगल थे। ये सभी राजा आपस में क्या करते थे, एक दूसरे पर चढ़ाई करके उनको जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। आगे हम लोग इसको 2 और 3 4 पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा ये पढ़ने का किताब में दिया हुआ है, ये 17वीं शताब्दी तक का ही है, यानी मुगल काल के बाद हम लोगों को आधुनिक भारत यानी कक्षा 8 में पढ़ना पड़ेगा। हम शुरू में ही बताए थे। तो 18वीं शताब्दी में मुगल वंश का पतन हो गया। उसके कारण जो शक्तिशाली राजा था वो समाप्त हो गया। तब क्या हुआ, जो छोटे छोटे आदमी धनी धनी थे, जमींदार थे, वो लोग अपने आप को राजा कहने लगे, क्योंकि मेन राजा समाप्त हो गया शक्तिशाली। तो ये लोग, जैसे देखिए ये एक बड़ा पूरा राज्य है, पूरा राज्य है, देश है, यहाँ छोटे छोटे शक्तिशाली राजा रहते थे। और जब ये पूरा जो शक्तिशाली राजा होता था उन सब पर नियंत्रण किया रहता था तब तो ठीक था। लेकिन जब ये शासक राजा जो है मर गया या किसी कारण से समाप्त हो गया, तो ये जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत जिनको कहा जाता था, ये लोग अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिए और छोटे छोटे राज्य बना लिए थे। और अंग्रेज इन्हीं का फ़ायदा उठाएं और इनको आपस में लड़ा लड़ा करके पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिए। बहुत सी बातें इस महाद्वीप में अधिकतर भाग फैले हुए इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। ये देखिए छोटी सी बात थी, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया।
आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के स्वरूप में परिवर्तन, और धीरे धीरे उसमें ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है था। जैसे इस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का बड़ा आदर होता है, उसी तरह उस समय जो ब्राह्मण संस्कृत जानते थे उनका बड़ा आदर होता था और वे संस्कृत भाषा के संरक्षक माने जाते थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ता गया। और आज हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज की क्या स्थिति है। देखिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुआ। निर्गुण भक्ति की अवधारणा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, लेकिन निर्गुण में जैसे कबीर दास जी हैं, इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को मान्यता प्रदान किया और कहा कि ईश्वर हर जगह विराजमान है, उसके मूर्ति फूर्ति के चक्कर में मत पड़िए। सभी व्यक्तियों में, पेड़ पौधों में, सभी लोगों में ईश्वर है, हमको सभी की सेवा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको अध्याय 8 में मिलेगी। ये जो 1000 वर्ष हैं, इसी में देखिए जब मुसलमान हमारे देश में आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी में ही हमारे यहाँ मुसलमान आक्रमण कर चुके थे, तो वो जो धर्म मानते थे उसका प्रचार प्रसार भी यहाँ करने लगे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी वो कितना वो छोटा बड़ा हो, अल्लाह की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म के न्याय शास्त्रियों, जिसको उलेमा वर्ग कहा जाता था, उसको संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देखिए, शिया जो होते थे उनके अंदर करुणा थी, दया थी, लेकिन जो सुन्नी होते थे वो कट्टर होते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जो 1000 वर्ष है, बहुत सारे धर्म आए, नए नए धर्म। हिंदुओं में भी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और उसके बाद दक्षिण भारत में छोटे छोटे वैष्णव धर्म संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इनका प्रचलन शुरू हुआ। आगे हम लोग देखते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो केवल समय को नहीं देखते हैं। जैसे पहले हम लोगों के मन में यही होता था जब हम लोग इतिहास पढ़ते थे। आप लोग तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों को NCERT पढ़ने को मिला है, जिसमें इतिहास में कब, कहाँ और कैसे का उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन हम लोग जो किताब पढ़े थे SCERT, उसमें सिर्फ और सिर्फ समय का ही अध्ययन किया जाता था। इतिहास को ऐसा माना जाता था जितना ज़्यादा दिनांक आपको तारीखें याद रहेंगी उतना ज़्यादा आप इतिहासकार माने जाएंगे। लेकिन CBSE ने इस परंपरा को समाप्त किया
और इतिहास में कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन शुरू किया। तो देखिए इतिहासकार जो हैं आजकल के, वो सिर्फ समय को ही महत्व नहीं देते हैं या किसने कितना शासन किया, कितने दिनों तक जीवित रहा, इसका ही अध्ययन नहीं करते, वरन उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए जो इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं वो 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास 6 में, मध्य इतिहास 7 में और आधुनिक इतिहास कक्षा 8 में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। हम लोग भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन जो उनका बांटने का तरीका था उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में विभाजित किया था। उनका ये मानना था कि ये जो राजा होते हैं, शासक जो होते हैं, धर्म के आधार पर शासन करते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन इससे कोई लेना देना, सांस्कृतिक परिवर्तन इससे उनका लेना देना नहीं है। ऐसा अंग्रेज मानते थे कि अगर धर्म परिवर्तित हो जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 भागों में बांटा था। लेकिन हमको समझना ये है कि उनका जो ये वक्तव्य है, उन्होंने जो ये विभाजन किया था, क्या वो सही था? तो हम कहीं से भी उसको सही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में इन जो इतिहास है इसमें अपार परिवर्तन हुए। सिर्फ धर्म का ही परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा किए थे ये लोग। देखिए अंग्रेजों ने ये जो विभाजन किया था, इतिहासकार उसको नहीं मानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनकी इस विभाजन को स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा जो इतिहास, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर और कृषि कर्मी। अब यहाँ हिंदू धर्म की तो कोई बातें नहीं हो रही है, तो हम लोग कैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में उसको स्वीकार कर ले? तो ये समस्याएं थी। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उनमें भी प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इससे आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी हमको इस किताब में मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इन सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि
मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनसे यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी संभव हो यह देखेंगे कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखेंगे कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। देखिए, ये तो थी हमारे किताब की। इस किताब में जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल है, इस पुस्तक में इस पुस्तक के इस पाठ में हमारे अतीत भाग 2 का ये जो पहला पाठ है, इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ें जो आगे के अध्यायों में हमको पढ़नी हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। जो पहला पाठ हमारा था उसमें बस यही हमको समझने को मिला। आगे जब हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे तो वो हमारा मेन पाठ माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।